इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिनके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। लेकिन लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं, और मात्र उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। आज की कहानी में एक पिता अपने परिवार की देखभाल करने के लिए दिन रात मेहनत तो करता है, पर एक दिन बड़ी ही बेरहमी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस के लिए भी यह केस काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर पुलिस अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार 10 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है, और अपराधियों को पकड़कर जब सामने लेकर आती है, लोग जब उन्हें देखते हैं तो देखने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शामली, जो दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे है। शामली का एक मोहल्ला पड़ता है दयानंद नगर, और इसी दयानंद नगर मोहल्ले का रहने वाला है राकेश रुहेला। राकेश के परिवार में उसकी पत्नी किरण के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम है वैशाली, दूसरी बेटी है काव्या और सबसे छोटा बेटा है अजय। राकेश जो दिल्ली के शहदरा के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, जहां पे ड्यूटी हर रोज़ सुबह 7 बजे अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चल करके नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे जाता है और ट्रेन के माध्यम से दिल्ली अपने जॉब पे जाता है, और ठीक इसी प्रकार से रात्रि के करीब 9 से 10 बजे के आसपास वापस अपने घर आता है। बात कर रहा हूँ मैं 7 अप्रैल की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास, जब राकेश हर रोज़ की तरह दिल्ली से चलकर शामली रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है और फिर वहाँ से पैदल ही अपने घर के लिए निकलता है। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास जब अपने घर के गली तक पहुँचता है, तभी उसके पास 2 लड़के चल करके आते हैं और उसके सर में गोली मार करके भाग जाते हैं। गोली चलने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, उस तरफ में जब देखते हैं तो वहाँ से दोनों लड़के भागते हुए दिखाई देते हैं। पर बगल के ही किराना का दुकान चलाने वाला शैलेंद्र जब राकेश को देखता है तो राकेश को देखकर पहचान जाता है। दरअसल शैलेंद्र कुछ लोगों की मदद से आनन फानन में राकेश को उठाकर जिला अस्पताल में लेकर जाता है, और कुछ लोग राकेश के घर पे जाते हैं और उसके परिवार से बताते हैं कि दरअसल राकेश को किसी ने गोली मार दिया है। गोली मारने की बात जब राकेश के परिवार वालों को मालूम चलता है तो पूरे परिवार में कोहराम सा मच जाता है। दरअसल राकेश की पत्नी अपनी बेटे को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, और रास्ते से ही पड़ोस के ही रहने वाले अपने देवर मुकेश के नंबर पर फ़ोन करती है और मुकेश को भी हॉस्पिटल में बुलाती है। किरण जब अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचती है तो डॉक्टर किरण से कहते हैं कि दरअसल राकेश की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। मौत की जब पुष्टि हो जाती है, उसके बाद से किरण और उसके बेटे चीख चीख करके रोने लगते हैं। थोड़ी देर में राकेश का भाई मुकेश भी वहां पहुंच जाता है। जब अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है, कुछ लोगों को लेकर उसी रात को ही नज़दीकी थाने में जाता है और इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। तब तक रात्रि के लगभग 11 बज चुका था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस भी अपनी टीम के साथ जब हॉस्पिटल में जाती है, सबसे पहले राकेश की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि राकेश के सर में एक गोली लगा हुआ है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में राकेश की पत्नी किरण से पूछताछ करती है तो किरण पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस फिर से किरण से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है या फिर राकेश का किसी के साथ कोई दुश्मनी था। इस पर किरण पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरे पति बेहद ही सीधा साधा इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं था और हमें किसी पे कोई शक भी नहीं है। लेकिन किरण साथ ही साथ पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति कमेटी चलाने का काम करते थे, जिसकी वजह से उनके पास हज़ारों रुपये होता था। हो सकता है कि अपराधियों ने लूट के इरादे से मेरे पति का हत्या कर दिया हो। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर राकेश के भाई मुकेश के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जांच पड़ताल करती है। पुलिस उसी रात को ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां पे लोगों से पूछताछ करती है। दुकानदार शैलेंद्र से जब पूछताछ करती है तो शैलेंद्र पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मैंने उन दोनों लड़कों को यहाँ से भागते हुए देखा तो था, पर मैंने उन्हें पहचान नहीं पाया। पर शैलेंद्र साथ ही साथ पुलिस को ये भी जवाब देता है
कि साहब राकेश की हत्या लूट के इरादे से तो बिल्कुल नहीं की गई है, क्योंकि उन लड़कों ने जब राकेश के ऊपर गोली चलाया था उसके बाद से राकेश के साथ कोई छीना झपटी भी नहीं किया था, बल्कि गोली चलाने के बाद तुरंत ही मौके से फरार हो गए। शैलेंद्र जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को भी शैलेंद्र के बातों में सच्चाई नजर आता है, क्योंकि वाकई में राकेश के पास जितना भी सामान था सब के सब सुरक्षित था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार राकेश की हत्या किया किसने है। चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए पुलिस वापस चली आती है और अगले दिन इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए एक मीटिंग करती है और फिर इस केस के बारे में विचार विमर्श करती है। विचार विमर्श करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है, या तो राकेश की हत्या किसी रंजिश की वजह से की गई होगी या फिर कोई दूसरी ऐसी वजह है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। इसीलिए पुलिस अगले दिन फिर से अपने टीम के साथ राकेश के घर पे जाती है और उसकी पत्नी से तरह तरह का सवाल करती है, लेकिन किरण पुलिस के सवालों का जवाब देने के बजाय रोने लगती है। अब पुलिस के सामने अपराधियों तक पहुंचने के लिए मात्र एक ही रास्ता बचा हुआ था। दरअसल पुलिस अब इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो आखिरकार पुलिस को इसमें कामयाबी मिल जाती है। दरअसल उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में दो ऐसे लड़के नजर आते हैं जो शामली रेलवे स्टेशन से ही राकेश का पीछा कर रहे थे। दरअसल सीसीटीवी में दिखाई देता है कि राकेश जब अपने घर के नज़दीक पहुंचता है, घटनास्थल से करीब 50 कदम की ही दूरी पे एक इलेक्ट्रिक शॉप पे जाता है और वहां से कुछ सामान खरीदता है। तब तक वहां पे दोनों लड़के खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं। राकेश जब वो सामान खरीदकर जैसे ही अपने गली में एंट्री करने की कोशिश करता है, तभी उन्हीं में से एक लड़का राकेश के नज़दीक जाता है और पिस्टल निकालकर राकेश के सर पे गोली मार देता है और मारने के बाद दोनों ही मौके से फरार हो जाते हैं। दोनों लड़के सीसीटीवी में नज़र तो आते हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए पुलिस अब उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को लेकर के राकेश के घर पे जाती है और उस सीसीटीवी को राकेश की पत्नी किरण के साथ साथ उसके दोनों बेटियों को दिखाती है। किरण के साथ साथ जब उसकी दोनों बेटियां उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को देखती है तो देखने के बाद भी उन दोनों लड़कों को पहचानने से इनकार कर देती है। पुलिस उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को लेकर जब घटनास्थल पर पहुंचती है और दुकानदार शैलेंद्र को जब दिखाती है तो शैलेंद्र उसे देख करके उनमें से एक लड़का को पहचान जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब इस लड़के का नाम समीर खान है, जो हाजीपुरा का रहने वाला है। दरअसल समीर अक्सर इस इलाके में ही नहीं आता था, बल्कि राकेश के भी घर पे जाता था। शैलेंद्र जब समीर को राकेश के घर पे जाने की बात कहता है, ये सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। पुलिस अब ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार राकेश की पत्नी और उसकी बेटियों ने समीर को पहचानने से इनकार क्यों किया। पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए किरण के साथ साथ उसके दोनों बेटियों का भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो आखिरकार राकेश की सबसे छोटी बेटी काव्या के मोबाइल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर काव्या ने घटना से ठीक लगभग 2 दिन पहले भी बातचीत की थी और घटना के बाद भी 4 बार उस नंबर पर बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और के नाम पर नहीं बल्कि समीर खान के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस जब समीर के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि घटना वाले दिन समीर के भी मोबाइल नंबर का लोकेशन उसी जगह का दिखाई दे रहा था। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर 17 अप्रैल को हाजीपुरा में जाती है और समीर को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब समीर को थाने में लेकर पहुंचती है, चूंकि समीर भी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, पुलिस जब समीर से राकेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो समीर भी तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले, जब समीर और काव्या हाई स्कूल में एक साथ ही पढ़ाई करते हैं। एक ही स्कूल में पढ़ाई करने की वजह से समीर और काव्या के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। समीर और काव्या के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी राकेश को तो नहीं मालूम चलता है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी को जरूर मालूम चल जाता है। किरण को जब अपनी बेटी की सच्चाई मालूम चलता है, इसके बावजूद भी किरण अपनी बेटी के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाती है और ना ही इस बारे में अपने पति को बताती है, क्योंकि राकेश और उसकी पत्नी का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दरअसल राकेश अपनी पत्नी के ऊपर शक कर रहा था। दरअसल राकेश को लगता था कि उसकी पत्नी का कई लोगों के साथ में अफेयर चल रहा है। राकेश ये सोचता है कि जब मैं ड्यूटी चला जाता हूँ वे सारे लोग उसके घर पे आते हैं
और उसकी पत्नी से मुलाकात करते हैं। हालांकि राकेश इस बारे में जब अपनी पत्नी किरण से पूछताछ करता है तो किरण भी सच कबूलने को तैयार नहीं होती है, लेकिन यह बात है 100% सत्य होती है, क्योंकि वाकई में किरण का एक नहीं बल्कि कई लोगों के साथ में अफेयर चल रहा था। किरण जब अपनी सच्चाई कबूल नहीं करती है, इसी वजह से राकेश और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े तकरार ही नहीं होता है, बल्कि गुस्से में आकर राकेश अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई भी कर देता है। जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है, उसकी बच्चियां जब बचाने के लिए आती है तो राकेश गुस्से में अपनी बच्चियों की भी पिटाई कर देता है। और राकेश अब सच्चाई पता लगाने के लिए अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और उसकी मॉनिटरिंग अपने मोबाइल पे ले लेता है। जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल पे देखता है, आखिरकार राकेश को भी यकीन हो जाता है कि वाकई में उसकी पत्नी का कई लोगों के साथ में अफेयर चल रहा है, जिस वजह से पति और पत्नी के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर काव्या और समीर के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से समीर भी अब काव्या से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन समीर जब काव्या के घर पे जाता है, आस पड़ोस के लोग जब उसे देखते हैं तो पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन राकेश ड्यूटी से अपने घर पे आता है। एक पड़ोसी राकेश से शिकायत करता है। पड़ोसी राकेश से कहता है कि तुमने अपनी आंखों पे कौन सी पट्टी बांध रखा है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल जब तुम ड्यूटी चले जाते हैं, एक मुस्लिम लड़का अक्सर तुम्हारे घर पे आता है और कई घंटे बिताने के बाद वापस चला जाता है। अगर तुम उस लड़के को नहीं संभाल सकते हो तो हमें बताओ, हम उस लड़के को देख लेंगे। पड़ोसी जैसे ही काव्या को लेकर के राकेश से शिकायत करता है, इसे सुनने के बाद राकेश के तन बदन में एकदम से आग लग जाती है। राकेश जब घर पे पहुंचता है और इस बारे में जब अपनी बेटी काव्या से पूछताछ करता है तो काव्या भी सच कबूलने के लिए तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से राकेश अपनी बेटी की पिटाई ही नहीं करता है बल्कि अब अपने पूरे परिवार के ऊपर पाबंदी लगा देता है, जिसकी वजह से काव्या और समीर को एक दूसरे से मुलाकात करने में अब काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हालांकि बावजूद इसके समीर अब काव्या से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे नहीं जाता है बल्कि घर के बाहर मुलाकात करते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, फिर से वही पड़ोसी एक दिन राकेश से समीर को लेकर शिकायत कर देता है। लेकिन पड़ोसी जब इस बार समीर को लेकर राकेश से शिकायत करता है, राकेश अपनी बेटी से कुछ पूछताछ नहीं करता है बल्कि सीधे समीर के घर पे चला जाता है और समीर को 2-4 थप्पड़ भी लगा देता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर आज के बाद से तुमने मेरी बेटी से मिलने की कोशिश किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, जिसकी वजह से समीर भी एकदम से डर जाता है और चाह करके भी काव्या से मुलाकात नहीं कर पाता है। घटना से ठीक 3 दिन पहले ही किसी बात को लेकर के राकेश अपनी पत्नी और बेटी को बड़ी बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन इस बार राकेश जब अपनी पत्नी और बेटी की पिटाई करता है, किरण इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है और अपने बच्चों के सामने ही कहती है कि न जाने वो कौन सा दिन होगा जब हमें इस इंसान से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इस इंसान को रहते हुए हम कभी भी सुकून का सांस नहीं ले सकते हैं। किरण जैसे ये बातें अपने मुंह से निकालती, ये सारी बातें काव्या के दिल में बैठ जाती है। दरअसल काव्या भी सोच लेती है कि उसके पिता को रहते हुए मेरा पूरा परिवार कभी भी सुकून के साथ अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। इसीलिए अब काव्या अपने पिता को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। और फिर जब इस बारे में अपनी माँ और बहन से पूछताछ करती है तो किरण और उसकी बेटी भी काव्या का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब के सब मिलकर राकेश को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन ये काम इनके बस का नहीं था। तभी काव्या के दिमाग में समीर का नाम आता है। दरअसल एक दिन काव्या जब समीर से मुलाकात करती है, उससे कहती है कि तुम मेरे पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि उसके रहते हुए हम कभी भी ना तो एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं और ना ही शादी कर सकते हैं। काव्या जब समीर से अपने ही पिता को इस दुनिया से हटाने के लिए बात कहती है, ये सुनकर समीर भी एकदम से चौंक जाता है। समीर काव्या को समझाते हुए कहता है कि तुम कैसी बातें कह रही हो, भले ही वो तुम्हारे परिवार के ऊपर सख्ती करता है लेकिन वो तुम्हारे पापा है, तुम अपने ही पिता को इस दुनिया से कैसे हटा सकती हो। समीर जब इस काम को करने से इनकार कर देता है तो काव्या भी अपना नाटक शुरू कर देती है। दरअसल काव्या समीर से कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरे पापा एक नंबर का जल्लाद बन चुका है, उसके रहते हुए हम कभी भी सुकून के साथ अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी समीर जब उसका काम करने के लिए तैयार नहीं होता है तो अब काव्या समीर को एक लालच देती है। दरअसल काव्या समीर से कहती है कि सहारनपुर में मेरा एक 100 गज का प्लॉट है, अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो 100 गज का प्लॉट भी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी।
लेकिन समीर जब इस लालच में भी नहीं आता है तो काव्या अब उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो आज के बाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद से ना तो मैं तुमसे कभी बातचीत करूंगी और ना ही मुलाकात करूंगी। मिलने से जब इनकार कर देती है, आखिरकार समीर मजबूर होकर उसका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। समीर राकेश को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन समीर के लिए भी ये काम इतना आसान नहीं था। इसीलिए समीर अपने इस षड्यंत्र में अपने चाचा के लड़का सदाब से बातचीत करता है। हालांकि सदाब भी जब इसके लिए तैयार नहीं होता है तो समीर सदाब को अपने प्यार की दुहाई देता है। प्यार की जब दुहाई देता है, सदाब भी उसके प्यार की खातिर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। सदाब और समीर राकेश को इस दुनिया से हटाने के लिए तो तय कर देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिरकार राकेश को मारे कैसे। इसीलिए समीर एक दिन जब काव्या से फ़ोन पे बातचीत करता है तो कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को इस दुनिया से हटाऊंगा कैसे। इस पर काव्या उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पापा को गोली मार दो। गोली मारने की जब बात कहती है, इस पर समीर कहता है कि मेरे पास तो कोई पिस्टल भी नहीं है। इस पर काव्या उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें पिस्टल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पापा अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद एक पिस्टल घर पे रखे हैं और लगभग 3 से 4 गोलियां भी है। मैं वो हथियार लाकर तुम्हें दे दूंगी। घटना से ठीक 3 दिन पहले जब राकेश अपनी पत्नी और बेटी की पिटाई करता है, उसके बाद से उसी दिन ही काव्या अपने पिता को इस दुनिया से हटाने की तारीख तय कर देती है। दरअसल उसी वक्त ही काव्या समीर के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे पिता को 7 अप्रैल को ही इस दुनिया से हटा देना है, क्योंकि अब हम अपने पापा को नहीं झेल सकते हैं। 7 अप्रैल को राकेश को जब इस दुनिया से हटाने के लिए बात कहती है, समीर भी इसके लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन काव्या अपने घर से उस हथियार को ले जा कर के छुपाकर समीर को दे देती है। लेकिन हथियार जब समीर को देती है तो समीर उससे सवाल करता है कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारे पापा कब ड्यूटी से घर आते हैं और कब मैं अपने काम को अंजाम दूंगा। इस पर काव्या समीर को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने काम को इस तरीके से अंजाम देना है कि सबको लगे कि मेरे पापा की हत्या लूट के इरादे से की गई है। दरअसल काव्या समीर को समझाते हुए कहती है कि मेरे पापा कमेटी का काम करते हैं, उनके पास हमेशा हजारों रुपये होता है। 7 अप्रैल को शाम के जब वो ड्यूटी से अपने घर के लिए निकलेंगे, रास्ते में ही तुम उनका काम तमाम कर देना। मैं तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगी कि मेरे पापा शामली स्टेशन पे कितने बजे पहुंच रहे हैं। 7 अप्रैल को हर रोज़ की तरह राकेश जब अपनी ड्यूटी पे जाता है, उसी दिन ही रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास काव्या अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो अभी तक कहाँ पर पहुँचे हैं। रात के करीब 9 बजे के आसपास फिर से काव्या अपने पिता के नंबर पर फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पे हो। इस पर राकेश अपनी बेटी को जवाब देते हुए कहता है कि मैं शामली रेलवे स्टेशन पहुँचने वाला हूँ। रेलवे स्टेशन पहुँचने की जब बात कहता है, इस पर काव्या अपने पिता से झूठ बोलते हुए कहती है कि दरअसल घर में जो इलेक्ट्रिक प्रेस पड़ा हुआ है उसका वायर ख़राब हो चुका है, जब आप घर आना तो रास्ते से किसी दुकान से वो वायर भी खरीद कर लेते आना। और फ़ोन रखने के बाद तुरंत ही समीर के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पापा रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास शामली स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तुम जल्दी से वहां पे चले जाओ। जैसे ही राकेश की पूरी इन्फॉर्मेशन समीर को दे देती है, समीर सदाब को लेकर के शामली रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहां से राकेश जब पैदल ही अपने घर के लिए निकलता है, उसके बाद से समीर और सदाब दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। दरअसल समीर रास्ते में ही राकेश का काम तमाम करना चाहता था, लेकिन उसे बेहतर मौका ही नहीं मिल पाता है। इधर राकेश जब चलना शुरू करता है, जैसे ही अपने मोहल्ले के गली तक पहुंचता है, बगल के ही एक इलेक्ट्रिक शॉप में जाता है और जाकर वो वायर खरीदता है। तब तक वहां पे समीर और सदाब खड़ा होकर उसका इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सामान खरीद करके अपने गली में एंट्री करने की कोशिश करता है, समीर सदाब से कहता है कि अब वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है, इससे पहले कि राकेश अपने घर पे चला जाए, जाकर उसे गोली मार दो। सदाब राकेश के नज़दीक जाता है और उसके सर में गोली मार देता है। पर जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, समीर और सदाब इस प्रकार से डर जाते हैं कि राकेश से उसका बैग भी नहीं छीनते हैं और ना ही पैसों की लूट करते हैं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। और जब घर पे जाता है, सबसे पहले काव्या के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि हमने तुम्हारे पापा को गोली मार दिया है, पर मुझे ये नहीं मालूम है कि तुम्हारे पापा की मौत हुई है या फिर नहीं हुई है।
थोड़ी देर बाद जब इधर राकेश की मौत की पुष्टि हो जाती है, उसके बाद से काव्या फिर से समीर के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि काम बेहतर तरीके से हुआ है। वाकई में समीर जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस समीर के ही तहरीर पर उसके चाचा के लड़के शादाब और काव्या इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद से लगभग 3 दिनों तक और पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करती है, जिससे मालूम चलता है कि इस पूरे षड्यंत्र में किरण और उसकी बड़ी बेटी वैशाली भी शामिल है। इसीलिए 3 दिनों बाद पुलिस किरण के साथ साथ उसकी बेटी वैशाली को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों से भी इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो दोनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद से पुलिस इन दोनों को भी जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है तुलसिंह सरूता। तुलसिंह सरूता जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार जो जिला वैशाली बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं नारायण। नारायण जो भिवंडी थाने महाराष्ट्र प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं तसव्वुर हुसैन। तसव्वुर हुसैन जो अपना एड्रेस नहीं दिए हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं देव कुमार शाह। देव कुमार शाह जो सुनहरी नेपाल के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।